जमीन के अंदर एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी। ये बड़ी ठंडी जगह थी। तहखाना ही था। नागर ने थोड़ी सी घास बाहर से लाकर वहाँ एक तरफ बिछा रखी थी। हम दोनों आमने सामने घास पर बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने नागिन से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम इंसान से नागिन कैसे बन गई? इसने कहा, मेरा नाम दुर्गा है। मैं लक्ष्मणपुर की एक ब्राह्मण की बेटी हूँ। मेरा बाग स्वर्गवासी हो चुका है। मैं अपनी माता के साथ गाँव के एक मकान में रहती थी। गाँव के मंदिर का पुजारी मुझ पर डोरे डालने लगा। मैं मंदिर में पूजा करने जाती तो वो मुझे वरगलाने की कोशिश करता। एक बार इसने मेरी साड़ी पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा तो मैंने बड़े जोर से इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, दुर्गा, तूने ब्रह्म पुत्र के मुंह पर तमाचा मारा है। मैं तुझसे इसका बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे घर में एक जोगी आया। इसने अपनी बातों से हमारे ऊपर बड़ा असर डाला। इसने एक दो बार पानी को दूध और दूध को पानी में भी तब्दील कर दिया। मेरी माता जी तो इसकी गिरविदा हो गई। वो मुझसे बड़ी शफकत से पेश आता था। एक बार इसने मुझे बर्फी लाकर दी और कहा, पुत्री, ये बर्फी मुझे हनुमान जी ने लाके दी है। इसको खा जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा ब्याह किसी राजकुमार से होगा। मैंने बर्फी न खाई तो मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया कि हनुमान जी की बर्फी है, नहीं खाओगी तो तुम्हें इसकी बद्दुआ लगेगी। कुछ मुझ पर भी हनुमान जी का असर था, क्योंकि मैंने हिंदू घराने में जन्म लिया था। मैंने बर्फी खा ली। इसके बाद जोगी चला गया और फिर हमारे घर न आया। एक हफ्ता गुजर गया। मेरा गोरा रंग आहिस्ता आहिस्ता सांवला होना शुरू हो गया। मेरे पेट में दर्द रहने लगा। एक रोज़ मेरी तबीयत ज़रा संभली तो मैं पूजा करने के लिए मंदिर में गई तो बदमाश पुजारी मुझे देखकर मेरे सामने आ गया। कहने लगा, दुर्गा, मैंने तुमसे ब्रह्मपुत्र के मुंह पर तमाचा मारने का बदला ले लिया है। मैं इसके मुंह की तरफ देखने लगी। मैंने नफरत से कहा, भगवान मेरी सहायता करेगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसने कहा, तुमने भगवान की बेइज्जती की थी, भगवान तुम्हारी कैसे सहायता करेगा? जो बर्फी तुमने जोगी के हाथ से खाई थी, इसका असर तुम पर होना शुरू हो गया है। तुम एक हफ्ते के बाद औरत से नागिन बन जाओगी और फिर सारी जिंदगी नागिन बनकर जिंदा रहोगी। ये कहकर पुजारी हंसता हुआ चला गया। मैंने डर के मारे माता जी से भी बात न की। आखिर जोगी की बर्फी ने अपना असर दिखा दिया और मैं एक हफ्ते बाद बिस्तर से सोकर उठी तो मैं इंसान के बजाय एक नागिन बन चुकी थी। मेरी माता जी मंदिर गई हुई थी। मैं खौफजदा होकर बिस्तर से निकलकर जंगल की तरफ भाग गई। इस बात को 5 बरस गुजर गए हैं। तब से लेकर अब तक मैं नागिन की शक्ल में जिंदा हूँ और अपनी इंसानी शक्ल और अपनी इंसानी जिस्म को देखने के लिए तरस गई हूँ। ये है मेरी दर्दनाक राम कहानी। अब तुम मुझे अपनी दास्तान सुनाओ कि तुम इंसान से सांप कैसे बन गए। मैंने भी इसे अपनी शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बयान कर डाली। इसमें से मैंने वो टुकड़े निकाल दिए जिसमें मैंने और कमांडो खालिद ने मिलकर भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ कमांडो एक्शन किया था और पैलेस होटल में धमाका किया था और भारतीय इंटेलिजेंस वालों को ख़त्म किया था। ये ज़रूर बताया कि मेरी बीवी जमीला इस वक्त भोपाल में अपने एक दोस्त के घर है। मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली आया था कि मुझे पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस होने के इल्ज़ाम में पकड़ लिया और फिर मुझे सांप से डसवा कर एक गाड़ी में दबा दिया, जहाँ किसी अजीबोगरीब सांप ने मुझे डस दिया और मैं इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से मुझे कभी अपने दोस्त की बू आती है और कभी नहीं आती। और मुझे लगता है कि इस सांप के जहर की वजह से अब मैं कभी इंसानी शक्ल में वापस नहीं आ सकूंगा। नागिन बड़ी तवज्जो से मेरी कहानी सुनती रही। जब मैं चुप हो गया तो वो कहने लगी, जिस सांप ने तुझे काटा था वो कपट श्री के कबीले का सांप था। इसके जहर का असर ख़त्म होने को 1 मिनट में ख़त्म हो सकता है और जब तक तुम जिंदा हो इस वक्त तक भी ख़त्म नहीं हो सकता। मैं परेशान हो गया। मैंने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अब कभी दोबारा इंसानी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकूंगा? नागिन ने कहा, मेरे कहने का मतलब यही है। कपट श्री के सांप के बारे में वेदों में लिखा है कि जिस इंसान को ये सांप काटे वो पिघल कर पानी बन जाएगा। जिस सांप के रूप में आए हुए इंसान को काटे वो दोबारा कभी इंसान के रूप में ना आ सकेगा। मैंने अपने दिल में कहा कि ये नागिन कुछ भी नहीं जानती। इसे क्या मालूम है कि एक ईमान की ताकत क्या होती है। मेरे खुदा ने चाहा तो मैं एक बार फिर अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊंगा। अब मैंने नागिन से असल बात की। मैंने कहा, मुझे भोपाल जाना है। किस तरह रात मुझे ललितपुर के स्टेशन से भोपाल जाने वाली रेलगाड़ी पर सवार करा दो। भोपाल पहुंचकर मैं खुद ही अपनी बीवी के पास पहुंच जाऊंगा। मुझे अपने दोस्त के घर का रास्ता मालूम है। नागिन कहने लगी, रात के वक्त यहाँ से माल के भरे हुए ट्रक भोपाल की तरफ चलते हैं। तुम किसी ट्रक पर बैठकर क्यों नहीं चले जाते? रेलगाड़ी में तो बहुत से लोग होते हैं, तुम्हें कोई भी देख कर मार सकता है। ट्रक में घुस कर बैठ जाना, वहाँ तो सिवाय ड्राइवर और क्लीनर की और कोई नहीं होता। नागिन की तजवीज़ मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इससे पूछा, ये ट्रक कहाँ से चलते हैं? वो बोली, ट्रकों का जहाँ अड्डा है वहाँ से चलते हैं। तुम फिक्र न करो, मैं कल रात में वहाँ अपने साथ ले जाऊंगी। हमने रात और दूसरा सारा दिन इसी मंदिर के खंडर में गुजार दिया। दुर्गा ने मुझे बताया कि वो एक खास तपस्या कर रही है जिसकी थोड़ी मुद्दत बाकी रह गई है। इसके पूरा होने के बाद इसे उम्मीद है कि वो नागिन से औरत की शक्ल में वापस आ जाएगी। फिर कभी अगर तुम लक्ष्मणपुर की तरफ आओ तो मुझे ज़रूर मिलना। हमारा घर गांव के कोने में मंदिर के पास है। मैंने यकीन दिलाया कि अगर मैं इस तरफ गया तो इसे ज़रूर मिलूंगा। वो कहने लगी, मुझे औरत के रूप में देखकर क्या तुम मुझे पहचान लोगे?
मैंने कहा कोशिश करूंगा। वो बोली कोई बात नहीं, हम एक दूसरे की बू से पहचान लेंगे। जब रात गहरी हो गई तो नागन मुझे साथ लेकर ललितपुर के ट्रकों के अड्डे की तरफ रवाना हो गई। शहर पर खामोशी छाई हुई थी, सड़कों पर कोई ट्रैफिक नहीं थी। वो मुझे खेतों खेत लेकर जा रही थी। एक बड़े मंदिर की पिछली दीवार के करीब से होकर हम थोड़ी सी चढ़ाई तय करके ऊपर सड़क पर आए तो सामने एक जगह 2-3 ट्रक खड़े थे। नागिन ने कहा, यहाँ से दिल्ली और भोपाल को ट्रक माल लेकर जाते हैं, चलो वहाँ चलकर किसी तरह मालूम करते हैं कि भोपाल की तरफ कौन सा ट्रक जा रहा है। मैंने कहा, हम ये कैसे मालूम करेंगे, हम तो सांपों के रूप में हैं और इंसानों की आवाज़ में किसी से बात नहीं कर सकते। वो बोली कुछ न कुछ कर लेंगे, तुम चलो तो सही। ट्रकों के अड्डे पर 4-5 आदमी ही दिखाई दे रहे थे। 2 आदमी एक ट्रक पर माल लाद रहे थे, हम एक तरफ अंधेरे में छुपे हुए थे। नागिन इस ट्रक की तरफ गौर से देख रही थी, कहने लगी, इसका रुख भोपाल की तरफ है, तुम ठहरो, मैं अभी मालूम करके आती हूँ। मैं इससे पूछने ही वाला था कि वो किस तरह मालूम करेगी कि वो एक तरफ को रेंगती हुई निकल गई। मेरी नज़र ट्रक पर लगी हुई थी। एक नौजवान सा लड़का ट्रक पर लदे हुए बोरियों को रस्सियों से जकड़ रहा था। ट्रक का फासला ज्यादा नहीं था, खामोशी थी। इतने में मुझे नागिन की आवाज़ सुनाई दी। इसने औरत की आवाज़ में किसी से पूछा, भाई ये ट्रक भोपाल जा रहा है? लड़के ने रस्सियों को बांधते हुए कहा, हाँ बीबी। फिर जल्दी से ट्रक की एक तरफ होकर देखने लगा कि ये किस औरत की आवाज़ थी। जब इसे वहाँ कोई औरत दिखाई न दी तो हैरान सा होकर बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो ट्रक के आसपास जिस औरत की आवाज़ आई थी इसको तलाश करता दूसरी तरफ निकल गया। इतने में नागन मेरे पास आ चुकी थी, कहने लगी, मैंने मालूम कर लिया है, ये ट्रक भोपाल ही जा रहा है, जल्दी से जाकर ट्रक पर सवार हो जाओ, बोरियों के बीच में छुप कर बैठ जाना। मैंने नागिन से कहा, दुर्गा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बड़ी मदद की। वो बोली, लक्ष्मणपुर की तरफ आना हुआ तो मुझे ज़रूर मिलना, मैं 2-1 माह में इंसानी शक्ल में बदल कर वापस घर चली जाऊंगी, भगवान ज़रूर मेरी मदद करेंगे। और वो अंधेरे में खेतों की तरफ रेंगती हुई मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैंने कुछ फासले पर खड़े ट्रक का जायजा लिया। इस वक्त 2 आदमी ट्रक के आगे की जानिब खड़े बातें कर रहे थे। ट्रक के पीछे कोई नहीं था। मौका अच्छा था। मैं तेजी से ट्रक की तरफ रेंगता हुआ इसके पहिए पर चढ़ गया। वहां से उछलकर ट्रक की बाड़ी से चिमट गया और रेंग कर ट्रक के अंदर बोरियों के दरमियान छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रक भोपाल की तरफ रवाना हो गया। दुर्गा नागिन के खास अमल से मेरी खोई हुई तवानाई वापस आ चुकी थी। मैंने सर ऊपर उठाकर फिजा में अपने दोस्त कमांडो खालिद की बू सूंघने की कोशिश की, मगर मुझे किसी तरफ से इसकी बू न आई। फिर ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान पर ऐसा लगता था कि इधर उधर से बादल जमा हो गए हैं, क्योंकि एक भी सितारा नजर नहीं आ रहा था। यहाँ इतनी सर्दी नहीं थी जितनी दिल्ली और झांसी वगैरह के शहरों में थी, बस खनकी थी। सांप की हैसियत से मुझे सर्दी गर्मी का एहसास तो होता था, मगर न सर्दी लगती थी न गर्मी लगती थी। ट्रक की रफ्तार तेज नहीं थी, इस पर काफ़ी बोझ लदा हुआ था और वह धीमी रफ्तार से चल रहा था। ज़मीन गैर हमवार होने लगी थी। यह सतह मुर्तफा का इलाका था, कोहे मरी की तरह का पहाड़ी इलाका भी नहीं था। दूर दूर पहाड़ियाँ थी, ज़मीन कहीं ऊंची हो जाती थी और कभी 2-2, 3-3 मील तक नशीब में उतरती चली जाती। इसके बाद फिर मामूली सी चढ़ाई शुरू हो जाती। कुछ दूर तक खेतों का सिलसिला साथ साथ चलता गया। इसके बाद जंगल शुरू हो गया। कोई ज़्यादा घना जंगल नहीं था, दरख्त सड़क से हटकर थे। मुझे ललितपुर से भोपाल तक फासले का अंदाज़ा नहीं था। ट्रक की रफ्तार भी हल्की थी। रास्ते की देहात में रुककर मजीद माल ट्रक में लादा जा रहा था। रात गुजर गई, दिन का उजाला फैलने लगा। एक गांव के बाहर ट्रक रुक गया। यहाँ ड्राइवर और क्लीनर नाश्ता करने के लिए एक दुकान में चले गए। मैं बोरियों के दरमियान में से सर निकाले इन्हें देख रहा था। वहाँ ट्रक तकरीबन 1 घंटा रुका रहा। वहाँ से चला तो अगले गाँव में भी रुक गया। यहाँ ट्रक पर मजीद बोरियाँ लादी गई। जब मजदूर ट्रक पर बोरियाँ लाद रहे थे तो मैं बोरियों के नीचे एक तरफ छुप गया था। यहाँ से ट्रक चला तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ड्राइवर ने ट्रक रोक लिया। बोरियों के ऊपर तरपाल खोल कर डाली जाने लगी। जब सारी बोरियों पर तरपाल फैला कर बांध दी गई तो क्लीनर ने कहा, ठीक है दादा चलो। बोरियों के ऊपर तरपाल डाल दी गई थी। मैं भी इसके साए में आ गया था। तरपाल पर बारिश के कतरों की गिरने की आवाज़ ट्रक के शोर में मुझे साफ सुनाई दे रही थी। एक मुकाम पर पहुंचकर ये आवाज़ तेज़ हो गई। बारिश तेज़ हो गई थी। ट्रक गीली सड़क पर मजीद आहिस्ता हो गया। भोपाल पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। मुझे मालूम हो गया था कि अब जो बड़ा शहर आ रहा है वो भोपाल ही है। ट्रक शहर में दाखिल हो चुका था। बारिश बहुत हल्की हल्की हो रही थी। मैंने फिजा में बू सूंघने के लिए सर उठाया और अपनी जुबान बाहर निकाल कर देखी। मुझे ये जानकर बड़ी बड़ी खुशी हुई कि फिजा में मेरी बीवी जमीला की बू के साथ कमांडो खालिद की बू भी शामिल थी। अपनी बीवी की बू महसूस करते हुए मुझे एक रूहानी खुशी मिल रही थी। बीवी से जुदा हुए घरचे ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन खुशी इस बात की हो रही थी कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकल कर अपनी बीवी से मिलने वाला था। मगर जमीला शहर में कमांडो खालिद की कज़न सिस्टर के यहाँ मुकीम थी। मैं शाम के रूप में वहाँ नहीं जा सकता था। मैंने अपनी सारी तवज्जो इस तरफ कर दी जिस तरफ से
से कमांडो खालिद की बू आ रही थी। यहाँ से मुझे इसके खुफिया ठिकाने का रास्ता मालूम नहीं था। ट्रक के एक जगह मोड़ काटने लगा तो मैंने ट्रक से छलांग लगा दी और गीली सड़क पर गिरते ही तेजी से रिंगता हुआ एक तरफ शाम के अंधेरे में लोगों की नज़रों से ओझल हो गया। मैंने इस सीमत को चलना शुरू कर दिया जिस सीमत से कमांडो खालिद की बू आ रही थी, और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था बू तेज़ होती जा रही थी। खालिद की बू मेरी रहनुमाई कर रही थी। मैं एक बाग से गुजरा, फिर एक पार्क में से गुजर गया, इसके बाद रेलवे लाइन उबूर की, 4-5 खेतियों में से गुजरा, सामने एक फैशनेबल कॉलोनी आ गई जहाँ खूब रोशनियाँ हो रही थी। खालिद की बू इधर ही से आ रही थी। मैं कॉलोनी से ज़रा हटकर आगे निकल गया। सामने दूर ऊंची नीची पहाड़ियाँ नज़र आने लगी। मेरी बीवी की बू मदम हो गई थी जबकि खालिद की बू ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मैं गीली ज़मीन, घास, पत्थरों और झाड़ियों में से जितनी तेज़ी से गुजर सकता था गुजरता चला गया। रात हो गई थी लेकिन मैं अंधेरे में देख सकता था। मुझे कुछ फासले पर एक खंडर दिखाई दिया। ये वही बारादरी थी जिसके पीछे किसी पुरानी इमारत के खंडर और टीले के पहलू में ज़मीन के अंदर कमांडो खालिद और इसके साथियों का खुफिया ठिकाना था। मैंने अपनी रफ्तार और तेज़ कर दी। आखिर मैं बारादरी के करीब से होता हुआ अंधेरे में इस गड्ढे में उतर गया जहाँ एक जानिब झाड़ियों के अंदर से खुफिया ठिकाने को रास्ता जाता था। यहाँ मैंने 2 मुजाहिदों को एक तरफ छुप कर बैठे हुए देखा। इनके पास टेन गन्ने भी थी। वो गार्ड ड्यूटी पर थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। मैं अंधेरे में इन्हें कहाँ नजर आ सकता था। मैं झाड़ियों के अंदर से होकर तहखाने में उतर गया। मुझे मालूम था मुझे कहाँ जाना है। कमांडो खालिद की बू बता रही थी कि वो कहाँ होगा। मैं छोटे हुजरे के बाहर पहुंचकर एक तरफ दीवार के साथ अंधेरे में हो गया। एक मुजाहिद हुजरे में से बाहर निकल रहा था। जब वो चला गया तो मैं हुजरे में दाखिल हो गया। कमांडो खालिद दरी पर बैठा लालटेन की रोशनी में एक कागज़ हाथ में लिए कुछ पढ़ रहा था। मैंने जाते ही इसे सलाम किया तो इसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। करमदाद तुम हो? मैंने कहा हाँ कमांडो, मैं करमदाद ही हूँ। इसने कागज़ दरी पर एक तरफ रख दिया। इस दौरान मैं रेंगता हुआ इसके करीब आ गया। कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत वापस आ गए। मैं तो दुआएं मांग रहा था। जमीला भाभी ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने इसे असल बात नहीं बताई। यही कहा कि करमदाद दूसरे मुजाहिदों के साथ 2-1 दिन में वापस आ जाएगा। मैंने कहा मुझे तुम्हारी फिक्र थी। खुदा का शुक्र है कि तुम भी जिंदा सलामत वापस पहुंच गए हो। कमांडो खालिद कहने लगा, दरिया की तेज मौज ने मुझे तुमसे अलग कर दिया था, वरना मुझे मालूम था कि तुम सांप की शक्ल में मेरे साथ साथ तैर रहे हो। तूफानी मौज मुझे बहाती हुई कहाँ से कहाँ ले गई। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम दोनों एक दूसरे के सामने जिंदा सलामत बैठे हैं। इंटेलिजेंस वालों ने तो हमें पकड़वा दिया था और इस बार मेरे बचने की उम्मीद नहीं थी। मैं जमीला को देखने के लिए बेताब था। मैंने खालिद से कहा, कमांडो क्या इस वक्त जमीला से मेरी मुलाकात हो सकती है? वो एक लम्हा गौर करने के बाद कहने लगा, इस वक्त मैं किसी मुजाहिद को कमीनगाह से बाहर भेजने और जमीला भाभी को यहाँ लाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। कल इंशाअल्लाह इसे ज़रूर बुलवा लूँगा। इसके बाद वो दरी पर से कागज़ उठाकर इसे दोबारा पढ़ने लगा। मैंने पूछा, कमांडर ये क्या पढ़ रहे हो? इसने आहिस्ता से कहा, करमदाद हमारे एक और इम्तिहान का वक़्त आ गया है। मैंने पूछा, क्या इंडियन आर्मी की किसी ट्रेन को उड़ाना है? कमांडो मंजर खालिद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, अभी इस किस्म के इम्तिहान का वक़्त नहीं आया, लेकिन ये इम्तिहान भी बड़ा अहम और हिम्मत तलब है। मैंने कहा, कमांडो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। तुम हुक्म करो मुझे क्या करना होगा। कमांडो खालिद ने कागज़ का पुर्जा मेरे आगे किया और बोला, यह ख़त खुफिया इशारों में लिखा हुआ है। यह हमारी तंजीम का खुफिया कोड है। तुम इसे नहीं पढ़ सकोगे मगर मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। इसने ख़त एक तरफ रख दिया और बोला, जम्मू से हमारे आदमी ने यह खबर दिल्ली पहुँचाई है और दिल्ली से हमारे आदमी ने टेलीफोन के ज़रिए खुफिया इशारों में यह खबर हम तक पहुँचाई है। इसमें क्या लिखा है? मैंने पूछा। कमांडो खालिद ने हुजरे के दरवाजे की तरफ देखा और मुझे एक तरफ छुप जाने का इशारा किया। कोई मुजाहिद रहा था। मैं जल्दी से तकिए के नीचे हो गया। एक मुजाहिद चाय ट्रे में लेकर आ गया। चाय का ट्रे इसने कमांडो खालिद के सामने रखा और वापस चला गया। इसके जाने के बाद मैं तकिए के पीछे से निकलकर कमांडो खालिद के सामने आ गया। वो कहने लगा, चाय पियोगे? मैंने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे जल्दी से बताओ जम्मू से क्या खबर आई है? कमांडो खालिद ने अपनी प्याली में चाय उंडेलते हुए कहा, खबर मिली है कि कश्मीरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक लीडर गुलाम हुसैन वाई को भारतीय मिलिट्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे होशिंगाबाद के टॉर्चर सेंटर में ले जाया जा रहा है। होशिंगाबाद का टॉर्चर सेंटर इंसानों का बोझड़ खाना है। वहाँ जब किसी कश्मीरी हुर्रियत परस्त कमांडो को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसे वहाँ मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हमारे कई कश्मीरी वहाँ शहीद हो चुके हैं। इनमें से हम सिर्फ 3 कश्मीरी मुजाहिदों को बचाने में कामयाब हुए हैं। इसकी वजह यह है कि इंडियन मिलिट्री पुलिस इंतहाई राजदारी और ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम के साथ कश्मीरी मुजाहिदों को कत्ल करने के लिए होशिंगाबाद की कत्लगाह में ले जाती है। इस टॉर्चर सेंटर में अजियत देने के लिए जदीद तरीन और इंतहाई तकलीफ दे आलात मौजूद हैं। वहाँ मुजाहिदों को वहशियाना अजियतें दी जाती हैं और इनसे पूछगछ की जाती है। इसके बाद इन्हें बिजली के झटके दे देकर शहीद कर दिया जाता है।
हमारी जम्मू के खास आदमी ने जान पर खेल कर ये इतला हासिल की है कि हुर्रियत पसंद लीडर गुलाम हुसैन वाई को भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इसे होशिंगाबाद पहुंचाया जा रहा है। मैंने पूछा कश्मीरी हुर्रियत पसंद लीडर को किस तरफ से और कब होशिंगाबाद ले जाया जाएगा और ये जगह यहाँ से कितनी दूर है। खालिद ने कहा होशिंगाबाद यहाँ से बम्बई लाइन पर ज्यादा दूर नहीं है। ये सारा इलाका खतरनाक जंगलों का इलाका है। इस खत में दर्ज है कि कश्मीरी लीडर को जम्मू से फौजी हेलीकॉप्टर में सवार कराकर दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया गया है। दिल्ली वाले हमारे आदमी ने बताया है कि आज रात इसे होशिंगाबाद बजरिया फौजी हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आज रात किसी भी वक्त कश्मीरी हुर्रियत परस्त लीडर गुलाम हुसैन वाई होशिंगाबाद के टॉर्चर सेंटर पहुंच जाएंगे। मैंने कमांडो खालिद से पूछा कि क्या इसे मालूम है कि टॉर्चर सेंटर होशिंगाबाद में किस जगह पर है। इसने कहा हमारे सारे कमांडो इस टॉर्चर सेंटर को देख चुके हैं। मुझे इसका सारा मोहल्ले को मालूम है। अब हमें इस टॉर्चर सेंटर पर कमांडो एक्शन करके अपने कश्मीरी लीडर को वहां से निकालना है, लेकिन इसके लिए बड़ी एहतियात और अकल के साथ प्लान बनाना होगा क्योंकि होशिंगाबाद टॉर्चर सेंटर पर सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजामात हैं। इससे पहले हम वहां कमांडो अटैक करके अपने 3 कश्मीरी मुजाहिदों को निकाल चुके हैं। इस कमांडो ऑपरेशन के लिए हमें कुछ ऐसे एमुनेशन और हथियारों की भी ज़रूरत होगी जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम इन हथियारों की फराहमी का बंदोबस्त करें। हमारे पास जो कुछ है इससे ही काम लेना होगा। तो दोस्तों अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।